हम पढ़ रहे थे पोएम द वेस्टलैंड रिटन बाय टी.एस. इलियट। इसके पहले 3 पार्ट्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द ब्यूरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस एंड फायर सरमन। नाउ वी स्टार्ट इट्स 4th पार्ट, डेथ बाई वाटर। दिस पार्ट, डेथ बाई वाटर, इज द शॉर्टेस्ट वन। यह इस पोएम का सबसे छोटा पार्ट है जो कि सिर्फ 10 लाइन्स पर है। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इस लॉन्ग पोएम को टी.एस. इलियट के एक फ्रेंड एज़रा पाउंड ने एडिट किया था और इसको कट डाउन किया। तो यहाँ 4th पार्ट डेथ बाई वाटर को सिर्फ 10 लाइन्स में समराइज़ किया गया। आपको याद होगा कि डेथ बाई वाटर का जिक्र हम फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ मैडम्स और सिस्टर्स कार्ड देखती हैं और इन्हीं कार्ड्स को देखते हुए डेथ बाई वाटर का जिक्र भी किया जाता है। यहाँ इस पार्ट में जिस डेथ का जिक्र किया गया है, इनफैक्ट ये आइडिया भी ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है। द सेम मिथोलॉजी हमें हिंदी कल्चर में भी मिलती है, जहाँ एक डमी गॉड बनाया जाता है, यानी कि एक देवी या देवता का एक मुजस्मा, और इसे पानी की लहरों के हवाले कर दिया जाता है। ग्रीक मिथोलॉजी में ये बिलीव किया जाता है कि जैसे जैसे ये डमी गॉड टूटता है, बिखरता है, इसके साथ ही इसकी रीबर्थ होती चली जाती है। इनफैक्ट इट इज़ द रीबर्थ ऑफ गॉड। इस तरह से इस देवी या देवता का एक नया जन्म होता है। आइए देखते हैं कि इस पार्ट डेथ बाई वाटर में इलियट क्या बयान करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्लेबस द फोनिशियन, अ फोर्टनाइट डेड, forgot the cry of gulls and the deep sea swell and the profit and loss। जैसा कि हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि इस पोएम द वेस्टलैंड में पोएट टी.एस. इलियट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ की डिटेरियोरेशन का जिक्र करते हैं। सेक्स और लस्ट का भी क्रीपी मैनर में जिक्र किया गया है। इस वक्त के इंसान एक ऐसी मैकेनिकल लाइफ गुजार रहे हैं जो इनकी ज़रूरियात और डिज़ायर्स को तो पूरा किए हुए है, लेकिन ये इन्हें रियल हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये लोग अपनी नोबल वैल्यूज़ को भूल चुके हैं। इनके नज़दीक पैसा कमाना और अपने लस्ट को पूरा करना ही ज़िंदगी का मकसद है। यहाँ एलियट एक फोनेशियन सेलर का जिक्र करते हैं, फ्लेबस। हिज नेम इज़ फ्लेबस, इसका नाम फ्लेबस है, और ये फोनेशियन सेलर जो कि एक मर्चेंट है। अ फोर्टनाइट डेड, फोर्टनाइट मीन 2 वीक्स, यानी कि इसको डेड हुए, इसको मरे हुए तकरीबन 14 दिन हो चुके। 14 days हैव बिन पास्ड। He is dead now, he is no more in this world. Forgot the cry of gulls and the deep sea swell and the profit and loss। चूँकि इस फ्लेबस नाम के फोनेशियन सेलर जो कि एक मर्चेंट है, इसकी डेथ हो चुकी है। अब ये बताते हैं कि forgot the cry of gulls, अब ये गर्ल्स की क्राई को भूल चुका है। यहाँ गर्ल्स से मुराद वो सीगल्स हैं, यानी वो बगले जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इससे हमें आइडिया ये मिलता है कि फ्लेबस नाम का ये फोनेशियन सेलर जो कि एक मर्चेंट था, ये गर्ल्स की क्राई को सुना करता था, ताकि वो ये आइडिया ले सके कि जिस तरफ गर्ल्स होंगे वहाँ इंसान भी होंगे और वहाँ पर बिजनेस होगा। बिजनेस होगा तो इसे प्रॉफिट होगा। इसलिए ये देखता रहता था कि कौन सी साइड पर गर्ल्स पाए जाते हैं। अब वो ज़िंदा नहीं है तो ये गर्ल्स की क्राई को भी भूल चुका है। एंड द डीप सी स्वेल, इसी तरह वो समुंदर के उतार चढ़ाव को भी भूल चुका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था कि समुंदर में किस वक्त तूफ़ान आ सकते हैं और कब समुंदर ठहरा हुआ है। वो तमाम समुद्री तूफ़ानों और सीगल्स की क्राइज को भूल चुका है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके साथ साथ वो अपने प्रॉफिट और लॉस यानी कि नफ़ा और नुकसान को भी भूल गया है। जैसे ही इस फोनेशियन सेलर की डेथ हो जाती है, जो कि अपनी ज़िंदगी में गर्ल्स की क्राई को बहुत याद रखता था, समंदर के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफ़ानों से बहुत वाकफियत रखता था, लेकिन अब इसके लिए ये कोई भी मायने नहीं रखता। ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसके साथ ही उसके प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि उसका नफ़ा और नुकसान, ये सब कुछ भी ख़त्म हो गया। ये तमाम बातें अब वो भूल चुका है, बिकॉज ही इज़ डेड नाउ। अ करंट अंडर सी picked his bones in whispers as he rose and fell. He passed the stages of his age and youth, entering the whirlpool। यहाँ पोइट उसके डेथ की कुछ मज़ीद तफसील बयान करते हुए कहता है कि अकरंट अंडर सी, कि गहरे समंदर में जहाँ के वो डूब रहा था। पिक्ड हिज बोन्स इन विस्पर्स, गहरे समंदर में लहरें उसकी हड्डियों से टकराने लगती हैं, उसकी हड्डियाँ खड़खड़ाती हैं जैसा कि इस पर कुछ विस्पर कर रही हैं। एज ही रोज एंड फेल द पास्ट द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ। एज ही रोज एंड फेल, जब वो उभरा और गिरा। इट मीन कि जब वो पानी की लहरों के साथ गहरे समंदर में था और वहाँ पर रोज एंड फेल मीन उभर रहा था और डूब रहा था। रोज इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज एंड फेल इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉल। एज ही रोज एंड फेल,
गहरे समंदर में पानी की लहरों के साथ उभरते हुए और डूबते हुए, जब वो डूब रहा था और मौत के करीब था, ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ, तो वो अपनी ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस को अपने सामने देखता है, जिसमें कि नौजवानी और मैच्योरिटी शामिल है। जबकि वो पानी में डूब रहा है और पानी की लहरों के साथ उभरते और डूबते हुए मौत को करीब से देखता है, तो उसके सामने उसकी ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस गुजरने लगती हैं। उसे डिफरेंट स्टेजेस याद आने लगती हैं, जिसमें कि उसकी नौजवानी और मैच्योरिटी की एज है। अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट स्टेजेस उसके सामने आती हैं। ऐसा लगता है कि उसके सामने उसकी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस के सीन्स उसकी आंखों के सामने हैं और वो अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस को एक मूवी की तरह से देखता है। एंटरिंग द वर्लपूल। एंटरिंग द वर्लपूल मीन वर्लपूल पानी के उस गोल दायरे को कहा जाता है, भंवर जिसमें कि वो फंसा हुआ है। ये पानी की लहरों के साथ जैसा ही वर्लपूल में दाखिल होता है, जहाँ ये डूबता चला जाता है, लेकिन जहाँ डूबते हुए उसे अपनी लाइफ एक मूवी की तरह से दिखाई देती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, Gentile or Jew, O you who turn the wheel and look to windward, consider Phlebas, who was once handsome and tall as you. फोनेशियन सेलर की डेथ का जिक्र करने के बाद अब पोएट एक वार्निंग की तरफ बढ़ते हैं और ये वार्निंग अपने तमाम वेस्टलैंडर्स को देते हैं, जिन्हें ये जेंटाइल और जू कहकर पुकारते हैं। वो इस वेस्टलैंड के रहने वाले तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं और इन्हें वार्निंग देते हैं कि ओह यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू विंडवर्ड, क्या तुम सब लोग जो कि व्हील को टर्न करते हो और विंडवर्ड की जानिब देखते हो, यानी कि तुम ये देखते हो कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। वो कहना चाहते हैं कि तुम अपनी सही डायरेक्शन को नहीं जानते, बल्कि तुम उसी जानिब चलने लगते हो जहां तुम हवा के रुख को देखते हो। यहाँ वो कहना चाहते हैं कि अपने व्हील और विंडवर्ड की हेल्प से हवा के रुख पर चलना आपको आसान दिखाई देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये आपको आपकी डेस्टिनी और आपकी मंजिल की तरफ ले चले। हो सकता है कि आप अपनी ट्रू डेस्टिनी से दूर जा रहे हैं। इसके बाद वो फ्लेबस उसी फोनेशियन सेलर की एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, कॉन्सिडर फ्लेबस, के फ्लेबस को ही देखो, हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू, कि कभी वो भी आपकी तरह हैंडसम और टॉल था, कि वो भी बहुत ही खूबसूरत था, हैंडसम था, बहुत ज़हीन और बहुत कामयाब था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ। यहाँ वो वेस्टलैंडर से मुखातिब हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि हवा के रुख पर चलने की बजाय उन्हें अपनी डेस्टिनी और रियल गोल्स को पहचान लेना चाहिए और उसकी जानिब चलना चाहिए। दूसरे अल्फाज में वो अभी भी लोगों से मायूस नहीं हैं। वो उन्हें बता रहे हैं कि उनके पास अब भी वक्त है, वो चाहें तो अब भी सुधर सकते हैं, अपनी नोबल वैल्यूज़ को पा सकते हैं। अगर गॉड्स का रिबर्थ हो सकता है तो वेस्टलैंड पर भी ज़िंदगी फिर से जन्म ले सकती है। दिस वॉज द पार्ट डेथ बाई वाटर्स। This is the second last part. See you in the next video with the last part of this poem, What the Thunder Said. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।